My dear students, welcome back to our channel. Students, in this video, I am sharing UG, that is degree, 4th semester, second language, Hindi, answers and questions. Let's start. Quick revision. First important question is, First important question is एक रहीम के दोहे रहीम। प्रश्न रहीम के दोहों में हमें क्या सिखाया गया है? उत्तर रहीम के दोहे हमें जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। उन्होंने अपने दोहों में दया, विनम्रता, प्रेम और सेवा की बात की है। रहीम कहते हैं कि जब इंसान के पास धन या ताकत हो तब भी उसे विनम्र रहना चाहिए। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही अच्छे इंसान भी झुकते हैं। रहीम यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता तब भी उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे खराब आम के पेड़ को भी लोग काटते नहीं, क्योंकि उसकी लकड़ी उपयोगी होती है। इन दोहों से हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दो बिहारी के दोहे बिहारी। प्रश्न बिहारी के दोहों में प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति कैसे की गई है? उत्तर बिहारी के दोहे खासतौर पर प्रेम और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने छोटे छोटे दोहों में बहुत गहरा भाव छिपाया है। बिहारी ने राधा कृष्ण के प्रेम को सुंदर ढंग से दिखाया है। वह यह बताते हैं कि सच्चा प्रेम बिना कुछ कहे भी समझा जा सकता है। जैसे एक दोहे में वह कहते हैं कि राधा कृष्ण की ओर देखती हैं और दोनों की आंखों से प्रेम बहता है। बिहारी यह भी बताते हैं कि प्रेम में शर्म और संकोच भी होता है। राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन इतना सुंदर करते हैं कि पाठक को वो दृश्य सामने दिखने लगता है। इन दोहों से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरा और सुंदर अनुभव है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 3 भगवान बुद्ध के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न इस कविता में भगवान बुद्ध के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर इस कविता में कवि निराला ने भगवान बुद्ध के त्याग और करुणा की भावना का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि बुद्ध ने राजमहल, धन, सुख सुविधा सब कुछ छोड़ दिया ताकि वे लोगों के दुखों को समझ सकें और उन्हें दूर कर सकें। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि सच्चा सुख भोगविलास में नहीं, बल्कि सेवा और शांति में है। कवि बताते हैं कि बुद्ध का चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उन्होंने संसार को ज्ञान का दीपक दिखाया। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए और जीवन में सच्चाई व दया का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 4 वे मुस्काते फूल नहीं, महादेवी वर्मा। प्रश्न इस कविता में वे मुस्काते फूल नहीं से कवित्री क्या कहना चाहती हैं? उत्तर महादेवी वर्मा इस कविता में उन लोगों की बात करती हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी कठिनाइयों को कोई नहीं देखता। कवित्री कहती हैं कि जैसे कुछ फूल मुस्कुराते नहीं, वैसे ही कुछ लोग अपने दर्द को छिपाकर चुपचाप जीते हैं। वे फूल जो मुस्कुराते नहीं, वे भी सुंदर होते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। कविता यह संदेश देती है कि हमें उन लोगों की पीड़ा भी समझनी चाहिए जो बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। इस कविता में करुणा, संवेदना और दूसरों के दुख को समझने की भावना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 5 कलम और तलवार, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न इस कविता में कलम और तलवार का क्या महत्व बताया गया है? उत्तर इस कविता में दिनकर जी ने बताया है कि समाज को आगे बढ़ाने में कलम शिक्षा और विचार और तलवार शक्ति और साहस दोनों की जरूरत होती है। कलम विचारों को बदलती है, ज्ञान फैलाती है और समाज में सुधार लाती है।
वही तलवार अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कोई अत्याचार करे तो सिर्फ लिखने से नहीं बल्कि शक्ति से भी उसका सामना करना चाहिए। वे यह बताते हैं कि कलम और तलवार दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और एक संतुलन जरूरी है। इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सही समय पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 6 तू क्यों बैठ गया है पथ पर, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? उत्तर, हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में संघर्ष और आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन हमें रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। तू क्यों बैठ गया है पथ पर का मतलब है कि अगर तुम रास्ते में बैठ गए तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। कवि कहते हैं कि अगर पाँव थक भी जाए तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं वे कभी बीच रास्ते नहीं रुकते। यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हम कितनी भी मुश्किलों में हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 3 रीतिकाल नामकरण परिस्थितियां और प्रवृत्तियां क्या थीं? उत्तर, नामकरण रीतिकाल को श्रृंगार काल और आलंकारिक युग भी कहा जाता है। इसमें कविता में श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन अधिक हुआ, इसलिए इसे रीतिकाल कहा गया। परिस्थितियां, यह काल 1700 से 1900 ई के बीच माना जाता है। इस समय भारत में मुगल शासन कमजोर हो रहा था। राजाओं और नवाबों के दरबार में कवियों को आश्रय मिलता था, इसलिए कविता में राजा रानी, प्रेम, सौंदर्य और दरबारी जीवन का वर्णन ज्यादा हुआ। प्रवृत्तियां, एक, कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। 2, कवि नायिका के रूप, भाव और प्रेम की बातें करते थे। 3, भाषा ब्रजभाषा थी और उसमें बहुत अलंकार, शब्दों की सजावट का प्रयोग हुआ। 4, इस समय के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, भूषण और देव हैं। रीतिकाल की रचनाएं सुंदरता और भाषा की चातुर्य से भरी होती हैं, लेकिन उनमें समाज और जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 4 ए आधुनिक काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उत्तर, 1, भारतेंदु युग 1868 से 1890 उदास स्माइली। इस युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से होती है। इन्होंने हिंदी में नाटक, कहानी और पत्रकारिता की शुरुआत की। इस युग में देशभक्ति और समाज सुधार की बातें हुईं। 2, द्विवेदी युग 1890 से 1918 उदास स्माइली। इस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य और कविता में सुधार किया। भाषा शुद्ध और सरल हो गई। समाज सुधार, शिक्षा और नैतिकता पर जोर दिया गया। 3, छायावाद 1918 से 1936 उदास स्माइली। यह युग भावना, कल्पना और सौंदर्य का युग था। इसमें आत्मा, प्रकृति, प्रेम और रहस्य की बात हुई। प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 4, प्रगतिवाद 1936 से 1950 उदास स्माइली। इस युग में समाज के दुख दर्द और गरीबों की बात हुई। कवि ने अन्याय और शोषण के खिलाफ लिखा। प्रमुख लेखक नागार्जुन, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर। 5, प्रयोगवाद 1950 के बाद। नई सोच, नई भाषा और नए तरीके अपनाए गए। जीवन की सच्चाई को खुलकर लिखा गया। प्रमुख रचनाकार अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह आदि। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 4 बी हिंदी गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास और नाटक का विकास कैसे हुआ? उत्तर, कहानी
हिंदी कहानी की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का पिता कहा जाता है। उन्होंने समाज की सच्चाई और गरीबों की हालत को दिखाया। बाद में प्रेम, युद्ध, मनोविज्ञान और नारी जीवन पर भी कहानियां लिखी गईं। उपन्यास। हिंदी उपन्यास भी भारतेंदु युग में शुरू हुए। पहले उपन्यासों में समाज सुधार और देशभक्ति की बातें थीं। मुंशी प्रेमचंद का गोदान और गबन बहुत प्रसिद्ध हुए। बाद में नए विषय जैसे नारी सशक्तिकरण, राजनीति, मनोविज्ञान आदि पर भी उपन्यास लिखे गए। नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटकों की नींव रखी। उनके नाटक अंधेर नगरी आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। बाद में जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे लेखकों ने ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे। आज के नाटक यथार्थ और समाज की समस्याओं से जुड़े हैं। इन तीनों विधाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया और लोगों की सोच को नया रास्ता दिया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। प्रश्न। निम्नलिखित कवियों और लेखकों का संक्षिप्त अध्ययन कीजिए। 1. मीराबाई। उत्तर। मीराबाई भक्ति काल की एक प्रसिद्ध संत और कवयित्री थीं। वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। मीरा जी ने अपनी कविताओं और पदों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना को व्यक्त किया। उनकी रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा में हैं। उन्होंने समाज की बंधनों की परवाह किए बिना भक्ति मार्ग अपनाया। उनके भजन आज भी घर घर गाए जाते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई डर या बंधन नहीं होता। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। 2. बिहारी। उत्तर। बिहारी लाल एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ग्वालियर या ब्रिज क्षेत्र में हुआ माना जाता है। उन्होंने मुख्यतः ब्रजभाषा में दोहे लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सतसई है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। बिहारी के दोहे छोटे होते हैं, पर उनमें गहरा भाव होता है। उन्होंने श्रृंगार, प्रेम और नीति पर बहुत सुंदर दोहे लिखे। उदाहरण के लिए नैनन ही सो काटिए, बिनु छुरी बिनु धार। उनकी भाषा में अलंकार और भावों की सुंदरता होती है। वे रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। 3. महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर। महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी गद्य और काव्य के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। उनका जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने हिंदी भाषा को सरल, शुद्ध और व्याकरण युक्त बनाया। उनके समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार, शिक्षा और नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने कई लेखकों और कवियों को आगे बढ़ाया, जैसे मैथिली शरण गुप्त। उनकी भाषा सादी, सच्ची और सीख देने वाली होती थी। वे साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम मानते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। 4. प्रेमचंद। उत्तर। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा कथाकार माना जाता है। उनका जन्म 1880 में बनारस के पास हुआ था। वे कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से समाज की सच्चाई को सामने लाते थे। उन्होंने गरीबों, किसानों और महिलाओं की समस्याओं को गहराई से लिखा। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला और कहानियां जैसे कफन, पंच परमेश्वर। उनकी भाषा सरल और भावों से भरी होती थी। वे यथार्थवादी लेखक थे, जिनका उद्देश्य समाज को जागरूक करना था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। 5. महादेवी वर्मा। उत्तर। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थीं।
उनका जन्म 1907 में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन में नारी भावना, प्रेम, पीड़ा और करुणा को सुंदरता से व्यक्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीरजा, यामा और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा ने नारी स्वतंत्रता और सम्मान की बात की। उनकी शैली भावनात्मक, कोमल और गहरी होती है। वे न केवल कवित्री थीं, बल्कि निबंधकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। उन्हें हिंदी की मीराबाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 6 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर: निराला छायावादी युग के एक क्रांतिकारी कवि थे। उनका जन्म 1896 में बंगाल में हुआ था। उन्होंने कविता, निबंध, उपन्यास और कहानी सभी विधाओं में लिखा। उनकी भाषा में नवीनता, भावनाओं की गहराई और सामाजिक चेतना होती थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सरोज स्मृति, तुलसीदास, परिमल आदि। निराला जी ने परंपरा को तोड़ा और कविता को आम आदमी से जोड़ा। वे गरीबों, किसानों और पीड़ितों की आवाज बने। उन्हें हिंदी साहित्य में नवनिर्माण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज 7 अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उत्तर: अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और लेखक थे। उनका जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने नई कविता और प्रयोगवाद को दिशा दी। उनकी कविताओं में व्यक्ति की खोज, आत्ममंथन और गहराई होती है। प्रमुख काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर और उपन्यास शेखर एक जीवनी। अज्ञेय की भाषा गंभीर, दार्शनिक और सोचने पर मजबूर करने वाली होती है। वे स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल रहे और जेल भी गए। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 1 विद्यार्थी और अनुशासन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: विद्यार्थी जीवन को जीवन की नींव कहा जाता है। इस समय जो सीखा जाता है वही आगे काम आता है। विद्यार्थी को अगर सफलता पानी है तो उसे अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना, समय पर काम करना, बड़ों की बात मानना और अपने कर्तव्यों को निभाना। अनुशासित विद्यार्थी समय का सही उपयोग करता है। वह पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य कामों में भी संतुलन रखता है। अगर विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वह पीछे रह जाएगा। अनुशासन से ही आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आती है। इसलिए विद्यार्थियों को बचपन से ही अनुशासन में रहना चाहिए ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 2 आज की शिक्षा नीति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: आज की शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी बनाना है। इस नीति में 10+2 की जगह 5+3+3+4 का नया ढांचा बनाया गया है। बच्चों की रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी गई है। अब स्कूली शिक्षा में भाषा, गणित, विज्ञान के साथ साथ कौशल और नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा दी गई है। यानी अगर कोई पढ़ाई बीच में छोड़ दे तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। इस नीति में तकनीक और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। यह नीति कोशिश करती है कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। यह शिक्षा नीति भविष्य के लिए उपयोगी और छात्रों के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 3 भारत में बेरोजगारी की समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: बेरोजगारी भारत की एक गंभीर समस्या है। इसका मतलब है लोगों के पास काम न होना या उनकी योग्यता के अनुसार काम न मिलना।
हर साल लाखों विद्यार्थी डिग्री लेकर बाहर आते हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी से गरीबी, अपराध और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके कई कारण हैं: शिक्षा का रोजगार से न जुड़ना, जनसंख्या का बढ़ना, उद्योगों की कमी और तकनीकी विकास जिससे लोगों की जगह मशीनें काम करने लगी हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, जिससे लोग अपना रोजगार शुरू करें। हमें शिक्षा को ऐसा बनाना होगा जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ काम भी सीखें। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार, समाज और युवाओं को मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 4, पर्यावरण और प्रदूषण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: पर्यावरण का मतलब है वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर है, जैसे हवा, पानी, पेड़, जानवर आदि। जब यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। आज जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कार, फैक्ट्रियों का धुआं, प्लास्टिक कचरा और पेड़ों की कटाई इसके मुख्य कारण हैं। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं और जलवायु बदल रही है। इसका समाधान है पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और गंदगी न फैलाना। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह हमारी जिंदगी से जुड़ा है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन, यही आज का संदेश है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 5, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हर साल करोड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने से कई समस्याएं होती हैं: बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और रहने की जगह की कमी। इसका मुख्य कारण है लोगों में जागरूकता की कमी और उचित परिवार नियोजन न होना। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे परिवार नियोजन अभियान, लेकिन इसका असर अभी भी पूरी तरह नहीं दिख रहा। हमें समझना होगा कि छोटा परिवार सुखी जीवन का आधार है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, बहुत जरूरी है। अगर समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो संसाधन खत्म हो जाएंगे और जीवन कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज प्रश्न 6, भारतीय संस्कृति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर: भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसमें विविधता में एकता, सहनशीलता और सभी धर्मों का सम्मान देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति में योग, ध्यान, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य, त्योहार और परिवार की अहम भूमिका है। संस्कार, नम्रता, अतिथि सत्कार और बड़ों का आदर भारतीय संस्कृति की पहचान है। त्योहार जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व सब एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं। आज के समय में आधुनिकता के कारण हमारी संस्कृति पर असर पड़ा है, लेकिन हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी भारतीयता को गर्व से अपनाएंगी। भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है। I hope you understand easily each question. All the best students for your upcoming exam. For other subject quick revision. Important questions. Previous question papers. And syllabus. Links are available in description. Check out once. Thank you for watching. Like and share this video with your friends.